नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से हुई। बात 2018 की है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बानपुर में एक प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य 24 साल के शिवराम सेन, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, सख्त थे, अनुशासन प्रिय थे, लेकिन उनका अपने ही कॉलेज, अपने ही स्कूल के एक लड़की से प्रेम संबंध हो गया। लड़की दूसरी बिरादरी की थी। शिवराम शादीशुदा थे, उनके एक बच्ची भी थी और वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्कूल जो उनका था बानपुर में, उससे 60 किलोमीटर दूर जाखलौन के रहने वाले थे। बहरहाल कितने भी सख्त थे, कितना भी बड़ा ओहदा था, कितने बड़े अनुशासन प्रिय अध्यापक थे, लेकिन दिल को काबू नहीं कर सके। लड़की से बार बार मंत्रणा हुई और यह तय पाया गया कि शादी को समाज और परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा। लड़की के घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और प्राचार्य महोदय के घर वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे। शादीशुदा थे, बच्ची भी थी। लिहाजा फरवरी में इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम भाग कर चलेंगे और मां साहब अपनी छात्रा को लेकर भाग गए। प्रिंसिपल साहब कह लीजिए। भाग के वो मध्य प्रदेश के गंज बासदा क्षेत्र में। गंज बासदा का नाम पहले जो लोग रेडियो में बड़े पुराने ज़माने में जो रेडियो के बहुत शौकीन थे और गीतमाला एक कार्यक्रम आता था, उसमें गंज बासदा से बहुत पोस्टकार्ड जाते थे गानों की फरमाइश के लिए। फरमाइशी गानों के कई प्रोग्राम आते थे विविध भारती पर। पुराने लोगों को अच्छी तरह याद होगा, नए लोग जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि 20 साल की उम्र तक या 25 साल की उम्र तक के लोगों ने जब आंख खोला होगा, जब जानने लगे होंगे, तो उनके हाथ में मोबाइल होगा। उसके पहले सारी दुनिया, कम से कम भारत में जो उत्तर भारत के लोग थे, वो विविध भारती के प्रोग्राम सुना करते थे आकाशवाणी पर। तो ये कस्बा बहुत फेमस था। मैंने भी अपने बचपन में और स्कूल डेज में गंज बासदा का नाम बहुत सुना है। ये वहां से भाग के गंज बासदा गए। 2-3 दिन हुआ, स्कूल वालों ने और लड़की के घर वालों ने नोटिस किया कि मां साहब लड़की को लेकर, अपनी छात्रा को लेकर भाग गए। घर वालों ने इसकी रिपोर्ट लिखवाई। अपहरण की एक रिपोर्ट नाबालिग छात्रा के अपहरण की लिखाई गई प्राचार्य शिवराम सेन के खिलाफ। गांव वाले जो प्रबुद्ध लोग थे, वो लड़की के घर वालों को लेकर थाने पर गए और थाने पे चिरौरी विनती की कि साहब, किसी को पता न लगे, बदनामी होगी, हमारी लड़की ढूंढ कर दे दीजिए। एक बार वो हमारे पास आ जाएगी, हम जल्दी उसकी शादी कर देंगे और फिर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा हल्ला होगा तो लड़की की शादी होने में दिक्कत होगी। बात आज के समाज या आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ हद तक सही भी थी। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा लिख लिया। लड़की के गायब होने का मामला था। दूसरे
टीचर के साथ भागने का मामला था। फौरन मुकदमा लिख लिया गया। रोज परिजन थाने पर खड़े होते थे कि साहब मोबाइल से पता करिए। लड़की के पास मोबाइल तो नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल साहब के मोबाइल की जानकारी पूरे स्कूल को थी। लिहाजा वो नंबर देकर बार बार उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि किसी तरह लोकेशन का पता करिए। बहरहाल गंज बाजदा थाने के लोगों का दिल पसीजा होगा और वहाँ उन्होंने क्राइम ब्रांच से रिक्वेस्ट करके सागर जिले के और उन दोनों की लोकेशन निकलवाई। उनकी लोकेशन विदिशा में आई। बहरहाल एक बार विदिशा में लोकेशन आई तो फिर पुलिस ने उनको ढूंढना शुरू किया, ट्रैक करना शुरू किया। लड़की वाले पीछे पड़े थे कि साहब कैसे भी करिए लड़की की बरामदगी, और ऐसे में जब वो ये सोच रहा हो कि लोगों को ज़्यादा पता न लगे तो पुलिस लड़की वालों से ही गाड़ी और तेल के इंतज़ाम के लिए कहती है। बहुत कॉमन है। कभी कभी पुलिस कहती है और कभी कभी लड़की वाले अपनी तरफ से कहते हैं साहब गाड़ी को मैं इंतज़ाम करूँगा, आप बस चले चलिए, जहाँ भी लोकेशन मिली है हमारी लड़की को बरामद कर लीजिए। बहरहाल पुलिस पहुंची। गंज बाजदा में ढूंढते ढूंढते उन्हें वो नाबालिग लड़की और माँ साहब यानी प्राचार्य महोदय यानी प्रिंसिपल साहब मिल गए। उन लोगों ने किराए पर एक कमरा ले रखा था। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते जो और बी पार्टी के नंबर से उनसे पता करते करते उन्हें पता लग गया। पुलिस बहरहाल उनको थाने गंज बाजदा थाना क्षेत्र से उन्हें वहां से लेकर चल दी। बात 14 अप्रैल 2018 की। 14 अप्रैल 2018 को मालथौन थाने के पास एक एक्सीडेंट की सूचना उत्तर प्रदेश के बानपुर थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही थाने पर गए और उन्होंने कहा कि साहब मालथौन थाने के पास फला फला जगह पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उस लाश के आगे आगे 2-3 ट्रकें बहुत तेजी से भाग रही थीं। हम लोगों ने ट्रकों का पीछा किया, लेकिन एक ट्रक नहीं रुक रही थी। करीब 5 किलोमीटर पीछा करने के बाद हमने उसे रोक लिया और उसी ने इस आदमी का एक्सीडेंट किया था जिसकी मौके पर मौत हो गई है। हम उसे भी और ट्रक को भी पकड़ कर ले आए हैं। थाने वालों ने उन दरोगा जी का इस्तकबाल किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि आपने हमें चक्करों चक्कर लगाने से बचा लिया। मुलजिम और गाड़ी दोनों आप थाने पर ले आए हैं। जब उन्होंने ये सूचना लिखवाई थाना मालथौन में, तो उसमें अपना नाम एसआई राजेश तिवारी और आरक्षी शिव वरण प्रजापति लिखवाया। यहाँ तक आने का कारण उन्होंने बताया कि हमारे थाने पर एक लड़की के अपहरण की या गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखी हुई है, हम उसको बरामद करने आए थे। हम उसे बरामद करके गंज बासौदा से उसे बरामद करके वापस बानपुर जा रहे थे जब मैंने ऐसा देखा। उस ड्राइवर को, उस ट्रक को थाना मालथौन पे छोड़कर अपनी वो जो एप्लीकेशन थी, अपनी एक तहरीर कि साहब ऐसे ऐसे मैंने बहादुरी के साथ इसको पकड़ लिया और फला आदमी उसकी मौके पर मौत हो गई है। थाना मालथौन के लोग के सब इंस्पेक्टर और सिपाही मौके पर पहुंचे। देखा लाश के ऊपर
किसी वाहन के पहिए के चढ़ने के निशान थे। उसके हल्के रंग के शर्ट पर वाहन के पहिए की जो जो रबर का ब्लैकनेस जो होती है और उसके टायर के जो मार्क होते हैं वो साफ साफ दिख रहे थे। पुलिस ने वहीं पर तलाशी ली कि शायद अज्ञात व्यक्ति के बारे में कुछ सामान से या कुछ चीजों से या कुछ कागज से कोई पहचान उसकी हो सके, और हुआ भी यही। हुआ ये कि उसके जेब से जो कागज मिला, जो पर्स मिला, पर्स में उसका नाम पता अंकित था, और उससे उन्होंने, जिसमें पता अंकित था मालथौन उसका जाखलौन निवासी शिवराम सेन, पिता का नाम प्रकाश सेन। मालथौन थाने ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर थाने पर, ललितपुर थाने पर ललितपुर जिले में सूचना देकर बानपुर के प्रकाश सेन से मोबाइल से संपर्क किया और ये बताया कि आप थाना मालथौन आ जाएं, आपके बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। बाद के अपने बयानों में प्रकाश सेन ने बताया कि मुझे ये पता था कि थाने की पुलिस मध्य प्रदेश गई हुई है लड़की को बरामद करने के लिए। हमें उम्मीद थी कि जब लड़की को बरामद करने पुलिस गई है तो हमारे बेटे को भी पकड़ कर ले आएगी। गांव में शोर था पहले से ही कि पुलिस गई है और ले जरूर आएगी, कोई पक्की सूचना है पुलिस के पास, इसीलिए मध्य प्रदेश गई है। प्रकाश सेन कहते हैं कि मेरा माथा ठनक गया, मैं फौरन भाग के मालथौन पहुंचा। डेड बॉडी मॉर्चरी में रखी थी। मैंने डेड बॉडी की पहचान की, वो मेरे बेटे शिवराम की ही थी, लेकिन शरीर पर उसके चोटों के निशान थे। पुलिस ये कह रही थी कि एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने वो प्रार्थना पत्र भी प्रकाश सेन को दिखाया जो बानपुर से आए हुए पुलिसकर्मी, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल ने लिख के दिया था कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, इसके आगे आगे भाग रही ट्रक को पकड़कर मैंने सुपुर्द किया है थाने को। ड्राइवर भी थाने पर बंद था। प्रकाश सेन ने ड्राइवर से बात की कि कैसे ये तुम्हारी ट्रक से टक्कर हुई। ड्राइवर कसमें खाने लगा कि साहब मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, हम लोगों के ट्रक के नीचे कभी कुत्ते बिल्ली भी आते हैं तो पता लग जाता है, झटका लगता है, हड्डियों के ऊपर से या कंकड़ पत्थर के ऊपर से टायर निकलते हैं तो पता लग जाता है कि साहब टायर के नीचे कंकड़ आ गया है। हम किनारे उसे करके और जो रॉड उनके पास होती है, रिंच जो नट बोल्ट खोलने वाली, उससे उस कंकड़ को निकालते हैं कि वो टायर को खराब कर देते हैं। हम तो इतनी बारीक बात जानते हैं। और एक आदमी हमारी गाड़ी के नीचे आ जाएगा या हमारी बॉडी से कहीं ट्रक की बॉडी से टकरा जाएगा, हम रोके न रोके लेकिन हमें पता हो जाता है कि ये हमारी गाड़ी से टक्कर हुई है। आप यकीन करिए कतई मेरे ट्रक से इस व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ था। पुलिस मुझे जबरदस्ती, वो जो लोग थे मुझे जबरदस्ती लाकर उन्होंने थाने पर बंद कर दिया। मैं यहाँ मालखौन थाने के भी पुलिसकर्मियों से बहुत रिक्वेस्ट करता रहा लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसने पूछा फिर भी कुछ तुम्हें? बोले ये गाड़ी, वो बोलेरो गाड़ी थी जिसमें वो वर्दी वाले बैठे हुए थे, हम जब वहां से पास हो रहे थे तो ये लोग वहां सड़क के किनारे बिल्कुल निर्जन स्थान पर ये गाड़ी खड़ी थी। इसमें 2-3 लोग हमें दिखाई दे रहे थे और
2 पुलिस वाले वर्दी में थे। चूंकि हेडलाइट में वो साफ दिखती है और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आरटीओ या पुलिस की चेकिंग से बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम तेजी से, और उन्होंने रोका भी नहीं और हम तेजी से वहां से निकल गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसी गाड़ी ने हम लोगों का पीछा किया और हम लोगों को रोक दिया और ये बताया कि तुमको रोका जा रहा है, तुम रुके क्यों नहीं। मैं कहता रहा कि साहब बताइए, मुझे ये लगा शायद ये चेकिंग करने वाले हैं और कागज पत्तर मांगेंगे। मैंने सारे कागज पत्तर भी निकाल लिए, लेकिन उन्होंने ट्रक की चाबी ले ली। एक व्यक्ति ट्रक पे सवार हो गया। उन्होंने मुझे अपनी बोलेरो में बिठा लिया। इसमें एक लड़की भी बैठी हुई थी और मुझे थाने तक ले आए। यहां मुझे मालखौन पुलिस को हैंडओवर कर दिया। प्रकाश सेन के दिमाग में जो उसको शंका थी वो धीरे धीरे बलवती होने लगी। शाम तक पोस्टमार्टम भी हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शाम को मिल गई। जो पैरोकार वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने आते हैं उनसे भी प्रकाश सेन ने बात की, डॉक्टरों से भी प्रकाश सेन ने बात की, क्योंकि वो पूरा टाइम अपने बच्चे के शव के पास ही खड़ा रहा। उसे अपने बच्चे का शव अपने घर ले जाना था। डॉक्टर्स ने भी बताया कि साहब चोट तो लगी है इसको, लेकिन एक्सीडेंट से लगी है कि नहीं ये पुलिस वाले ही बता पाएंगे या कोई एक्सपर्ट हो तभी बता पाएगा। बहरहाल हम लोगों को इसमें जो चोटें जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंट से होना लगता नहीं है। इतनी सारी शंकाओं को लेकर एसपी सागर के बंगले पर पहुंच गया, जिद की मिलने की। एसपी सागर मिले, सागर जिले के एसपी मध्य प्रदेश के, और उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है, इसमें थोड़ी और जांच करा लीजिए। आप ये पता कर लीजिए कि वो लड़की लड़का कहाँ मिले थे, इनको लड़की कहाँ से मिली है। हमें उम्मीद है कि हमारे लड़के को भी ये साथ ले गए थे, क्योंकि साथ में लड़की वालों का भी परिवार था, इसलिए हमारे पुत्र की पुलिस वालों ने और लड़की वालों ने मिलकर हत्या कर दी है। बात कुछ कुछ एसपी सागर के समझ में भी आई। एसपी सागर ने आदेश किया थाना मालथान के थानाध्यक्ष को कि आप जो लोग आपके यहां आए थे उनसे पूछिए कि उन्होंने लड़की कहां से बरामद की है, और जहां से बरामद की है उसका थाना क्षेत्र मुझे बताइए। उस थाने पर मैं बात करूंगा और बात करके वहां आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी हमें 24 घंटे के भीतर फुटेज चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग आदमी जो बात कह रहा है इसमें मुझे दम लग रहा है। बहरहाल कप्तान का आदेश मिलते ही थानाध्यक्ष, थाने के कर्मचारी, बाकी लोग अपने काम पर लग गए और फाइनली उन्होंने गंज बासुदा क्षेत्र से 2 सीसीटीवी फुटेज उन्हें मिल गए, जिसमें ये शिवराम और उस लड़की को पुलिस वाले पकड़कर उसी बुलेरो गाड़ी में बिठा रहे हैं। उनके साथ 4 आदमी और थे। प्रकाश सेन हिले नहीं, वहीं आसपास सो जाते थे। जो कुछ खाने के लिए मिलता था वहां बाजार में खा लेते थे, लेकिन हटे नहीं। और प्रतिदिन एसपी पुलिस अधीक्षक सागर के कार्यालय में जाकर पूछते थे कि साहब कुछ पता लगा। जब सीसीटीवी मिल गई फुटेज तो सागर के पुलिस अधीक्षक ने उनको बुलाया और ये बताया कि देखिए ये तो दोनों पुलिस वाले हैं जो थाना मालथान पर आए थे, ये इनके साथ कौन कौन लोग हैं।
फौरन पहचान गया प्रकाश सेन। उसने कहा, साहब ये लड़की का बाप है, ये लड़की का भाई है और एक उनका रिश्तेदार है। ड्राइवर को मैं नहीं पहचानता, इनमें ड्राइवर कौन है। उसने कहा, साहब हमारी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आज करा दीजिए, क्योंकि ये पुलिस वाले उत्तर प्रदेश के हैं, ये पुलिस वाले जिन्होंने एक्सीडेंट की बात बार बार जो रिपीट कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश के हैं, और हमें न्याय की बहुत कम गुंजाइश लगती है। पुलिस अधीक्षक सागर ने उससे जो प्रार्थना पत्र उसने मजिस्ट्रियल जांच के लिए लिखा था उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फौरन एक चिट्ठी लिखी और रिक्वेस्ट की कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए, और उसके कारण लिखे कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जो बिंदु अंकित किए हैं, बिंदु संख्या इतने इतने इतने, इन बिंदुओं पर मजिस्ट्रियल जांच की जानी आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सागर ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश कर दिया। जांच शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सपर्ट ओपिनियन ये मांगी गई। फिर उस ट्रक का मुआयना कराया गया जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 पुलिस वाले, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया था, एसआई यानी दरोगा जी राजेश तिवारी और आरक्षी या मध्य प्रदेश में आरक्षक कहते हैं कांस्टेबल शिववरण प्रजापति, गाड़ी का टेक्निकल मुआयना हुआ। उसकी बॉडी पर कहीं किसी तरह के चोट के यानी एक्सीडेंट के निशान नहीं थे। और जो कहानी प्रार्थना पत्र में लिखी थी पुलिस ने कि साहब ये अज्ञात व्यक्ति था, पड़ा हुआ था और उसके आगे 2 ट्रकें भाग रही थी, मैंने दौड़ा के पकड़ लिया, ये ड्राइवर है, ये ट्रक है, इसको मैं थाने पर लाकर दाखिल कर रहा हूँ, इसको अरेस्ट करें, इसके खिलाफ मुकदमा कायम करके उस अज्ञात व्यक्ति की टकराने से, एक्सीडेंट से मृत्यु होने का मुकदमा लिखकर इसे जेल भेजा जाए। टेक्निकल मुआयने में वो किसी तरह की बॉडी पर चोट ना आने की बात हुई। फिर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में उस ड्राइवर का बयान नोट किया गया। ड्राइवर के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई गई। दरोगा जी और सिपाही के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई गई। ललितपुर के पुलिस अधीक्षक से बात करके पुलिस कर्मियों की जिनकी रवानगी हुई थी उनके मोबाइल नंबर लेकर उसकी लोकेशन निकलवाई गई। जो लोग लड़की पक्ष के साथ में आए थे गिरफ्तारी के लिए उनकी भी लोकेशन निकलवाई गई। फिर पुलिस वालों को मजिस्ट्रियल जांच में बयान के लिए बुलाया गया। पुलिस तो पुलिस थी। दरोगा जी ने वहां जाके पहले हवा पानी ली कि क्या क्या हो चुका है। जैसे ही उनको पता लगा कि गंज बासदा के एक सीसीटीवी कैमरे में शिवबरन और उस लड़की को एक साथ किराए के कमरे से लाकर गाड़ी पर बिठाना साफ साफ दिख रहा है, बयान लिखाना था, दरोगा जी ने फौरन अपना बयान मॉडिफाई कराया। जो वो लिखा पढ़ी में थाने को दे आए थे कि अज्ञात व्यक्ति और एक ट्रक भागना, उसको पकड़ना, ड्राइवर को थाने पर लाकर दाखिल करना, ये सब चीजें जो उन्होंने लिखाई थी, उन्होंने अपना बयान फौरन तत्काल बाद बदल दिया। उन्होंने कहा, साहब जब हम पहुंचे मालथौन थाने के फला जगह पर जहां ये एक्सीडेंट होना बता रहा था, तो वहां पर शिवबरन ने यह कहा कि उसे लघु शंका लगी है। वहां पर शिवराम ने
यानी जिसको जो मुलजिम था, शिवराम ने कहा कि मुझे लघु शंका लगी है। तो शिवराम, शिवबरन और ड्राइवर, ये तीनों इसको बोलेरो से उतार कर और खेतों तक ले गए। लघुशंका करके जब वो वापस आ रहा था और किनारे की तरफ बैठा हुआ था, जैसे ही उसने दरवाजा खोल के भीतर बैठने की कोशिश की, पीछे से आती हुई किसी इसी ट्रक ने टक्कर मार दी। उसकी मौके पर मौत हो गई। ये पुलिस की दूसरी कहानी थी। पहली कहानी कि वो अज्ञात था। जब पता लग गया कि सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहा है, उसके खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट लिखी हुई है, लड़की के साथ वो भागा है, लड़की और वो शिवराम दोनों को ले जाते हुए गाड़ी पर बिठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अज्ञात तो हो ही नहीं सकता। फिर आगे के बयान बाकी लोगों से लिए गए। जिसमें राकेश, चार्ली राजा उर्फ उपकार सिंह परमार, राघेंद्र परमार और मणिराजा परमार, ये लड़की के परिजन थे जो साथ में गए हुए थे लड़की की बरामदगी के लिए। अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, यानी जो भी किराया खर्च करके और अपना तेल डलवा के, दरोगा जी की सुविधा के लिए कि दरोगा जी जल्दी से बरामद कर दें। पुलिस ने इन सब के, मजिस्ट्रेट ने इन सब के बयान नोट किए। तो 4 बड़े एविडेंस इस घटना को, रस्सी को सांप बनाने वाली जो पुलिस की कला है, उसके 4 बड़े एविडेंस मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट किए। नंबर 1 कि ये एक्सीडेंट से आई हुई चोटें नहीं हैं। नंबर 2, सब इंस्पेक्टर राजेश तिवारी ने जो लिखित प्रार्थना पत्र थाना मालथाउन पे सबमिट किया था कि एक अज्ञात व्यक्ति, ये पूरी तरह से ज्ञात था, उसे पता था कि ये रामबरन सेन है, शिवराम सेन है, ये प्रिंसिपल है। इसलिए भी पता था कि इसके खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट इसी के थाने में दर्ज है और सीसीटीवी रिपोर्ट ये कहती है कि ये एक साथ बरामद करके इसे ले जा रहे थे। तीसरा झूठ या तीसरा बड़ा एविडेंस कि लड़की के परिजन इनके साथ थे। चौथा एविडेंस कि जिस ट्रक से कोई मतलब नहीं था, केवल ये साबित करने के लिए कि ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, हम लोग भी वहां थे, हमने ट्रक और ड्राइवर को पकड़ लिया। एक जो कहानी वो गढ़ रहे थे या जो उन्होंने पाप किया था, उसको कहानी की शक्ल देकर कहानी को पूरा करने के लिए एक निरपराध व्यक्ति की गिरफ्तारी करके उसे हवालात में बंद करा दिया। इतनी 4 बड़ी फाइंडिंग्स के साथ मजिस्ट्रेट ने यह आदेश किया कि पानपुर थाने के एसआई राजेश तिवारी, कांस्टेबल शिवबरन प्रजापति, राकेश, चार्ली राजा और उपकार सिंह परमार, राघेंद्र सिंह परमार और मणिराजा परमार के विरुद्ध हत्या और साक्ष्यों को इधर उधर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाए। धारा 302 आईपीसी और 201 आईपीसी में ये अपराध थाने पर दर्ज किया गया। थाना वही मालथाउन और विवेचना शुरू की गई। गिरफ्तार किया गया इसमें सब इंस्पेक्टर राजेश तिवारी और
आरक्षी शिवबरन प्रजापति, इनके साथ बाकी जो 3-4 लोग लड़की के परिजन थे। मुकदमा चला। मजिस्ट्रियल जांच के दौरान लिए गए एविडेंस विवेचना में शामिल हुए। सबके अलग अलग पृथक पृथक बयान दर्ज किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ली गई फॉरेंसिक ओपिनियन वो भी केस डायरी का पार्ट बनी। ट्रायल हुआ और अभी 1 नवंबर 2022 को इनमें से राजेश तिवारी, शिवबरन प्रजापति, राकेश और शिवबरन प्रजापति, चार्ली राजा परमार, पिता राघवेंद्र परमार, इन 4 व्यक्तियों को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट सागर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2 लोगों को, राकेश और मणिराजा को, साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। लेकिन इसमें जो सबसे रिमार्केबल बात थी वो ये थी कि शिवराम सेन के पिता प्रकाश सेन जिस दिन अपने बेटे के शव को पहचानने के लिए आए थे, उस दिन से 4 साल तक ये अपने घर पर कभी 24 से 48 घंटे नहीं टिक सके। ये पूरा दिन जनपद ललितपुर, जनपद सागर, थाना बानपुर, थाना जाखलौन, मजिस्ट्रेट की कोर्ट, सरकारी वकील का ऑफिस और अदालत, इसके चक्कर लगाते रहे। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जिस जिस कागज़ की, जिस जिस बयान की, जिस जिस रिपोर्ट की, उसको ला ला कर रिकॉर्ड पर रखवाते रहे। कोई भी ऐसी हियरिंग ट्रायल के दरमियान नहीं थी जिसमें शिवराम सेन के पिता प्रकाश सेन मौजूद न रहे। प्रकाश सेन की मेहनत काम आई और उनके बेटे को इंसाफ मिला, वरना पुलिस ने तो अपना काम कर दिया था। रस्सी का बहुत बड़ा सांप बना दिया था। एक स्टोरी गढ़ दी थी और ऐसी स्टोरी कि पुलिस की स्टोरी पर पुलिस ने 100% यकीन कर लिया था। भला हो पुलिस अधीक्षक सागर का, जिन्होंने प्रकाश सेन की बात का यकीन करके मजिस्ट्रियल जांच शुरू कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा। और भला हो, यानी सैल्यूट पहले तो एसपी सागर के लिए, पुलिस अधीक्षक सागर के लिए, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सागर के लिए कि एक अच्छे और ईमानदार मजिस्ट्रेट से इसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई गई। मैं अच्छा और ईमानदार इसलिए कह रहा हूं, मैं उन्हें नहीं जानता, उनका नाम भी नहीं जानता, मैं एसपी सागर को भी नहीं जानता, लेकिन इन सारी चीज़ों से गुजरा हूं। 34 साल की पुलिस यात्रा रही है, तमाम इस तरह के मामलों से गया हूं। ऐसे मामले जिसमें पुलिस की साक्ष्य हो, पुलिस मुलजिम हो, पुलिस ने सारा घाला मेला किया हो, ऐसे में कोई ईमानदार और अच्छा मजिस्ट्रेट ही होगा जो किसी तरह के दबाव के बिना सही बात को सही कहने की हिम्मत करेगा। तो 4 लोगों को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सागर ने 1 नवंबर 2022 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज की घटना में मैंने आपको ये बताया
कि आज तो बिल्कुल हद हो गई। पुलिस के क्रिमिनल बिहेवियर जिसके बारे में आम धारणा है, आम जनमानस में धारणा है, उसको अदालत ने साबित किया। कैसे रस्सी का सांप बना देती है पुलिस। एक निरीह निरपराध ट्रक चलाकर अपना और परिवार का जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को पकड़कर हवालात में बंद करा दिया कि साहब इसी ने उस आदमी को, अज्ञात आदमी को, इसी के लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के कारण उसकी जान चली गई। वो रो रहा था, वो गिड़गिड़ा रहा था कि साहब कोई मतलब नहीं है मुझसे, लेकिन नहीं, उसे वहां पर थाने में दाखिल करा दिया कि जेल भेजिए। दूसरा, लड़की के घर वालों से गाड़ी, तेल, आते जाते समय रास्ते में ढाबों पे रुके भी होंगे दरोगा जी, चाय पानी भी उसी के पैसे से की होगी, खाना भी बिल्कुल गले तक अड़ के खाया होगा उन्हीं के पैसे से, और उन्होंने या तो लालच दी होगी, और जानकारी के मुताबिक जितना मैंने सुना है, ये चूंकि दूसरे प्रदेश में जा रहे थे, इनकी लड़की का मामला था, पैसे वाले लोग थे, ये पैसा अपने साथ लेकर गए थे कि वहां कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी बच्ची को बरामद कराने में जो पैसा जहां जो लेगा वो हम देंगे। और जब बच्ची और उनका मुलजिम यानी वो प्रिंसिपल साहब जब मिल गए तो वो पैसे लगभग 4.5 लाख रुपए उन्होंने दरोगा जी के चरणों में अर्पित कर दिए। ये पुष्प पत्र जैसे ही उन्होंने दरोगा जी के चरणों में अर्पित किए, दरोगा जी के भीतर तमाम शक्तियां अपने आप आ गईं, और उन्हें न तो हिचक हुई, न शर्म आई, न वर्दी उन्हें दिखाई दी कि वो वर्दी भी पहने हुए हैं। एक निरीह व्यक्ति को खड़े होकर मरवा दिया, और वो बात, उनका वो पाप छिपा रहे, इसके लिए एक कहानी भी गढ़ दी। ये तो प्रकाश सेन यानी मृतक के पिता के जगह पर कोई ऐसा कमजोर आदमी होता जिसे कम जानकारी होती, जिसे बड़े अधिकारियों से मिलने की हिचक होती, तो ये पुलिस के उस सांप को सांप ही माना जाता, उसे कभी कोई रस्सी की तरह नहीं देखता, और एक निरपराधी जेल में होता, और इनका कोई बाल बांका नहीं करता जिन्होंने सरेआम एक व्यक्ति की हत्या कर दी। देखिए, इसी तरह की घटनाएं हैं जिसकी वजह से पुलिस बदनाम होती है। ऐसी ही हरकतों से पुलिस बदनाम होती है, और लोग पुलिस का विश्वास नहीं करते। सजा सुनाए जाने के बाद, दरोगा जी और सिपाही को जेल भेजने के बाद, वहां के अखबारों में छपी खबर हजारों लाखों लोगों ने पढ़ी होगी। मैं आपको कुछ कटिंग, कुछ बयान उस लड़की के पिता के वीडियो के बाद अटैच कर रहा हूं, आप भी देखिएगा कि उसके बाद लोग कैसे पुलिस पर यकीन करेंगे और क्यों करेंगे। ऐसी घटिया, गंदी और आपराधिक सोच वर्दी पहनने के बाद शर्म आने लगती है, बताते हुए, कहते हुए, सुनाते हुए कि पुलिस ये भी करती है। किस्से कहानी तो बहुत आप लोगों ने सुने होंगे। ये तो सर्टिफाइड आपराधिक कृत्य है एक वर्दी वाले का। अदालत ने साबित किया है, अदालत ने सजा दी है, और हमें उम्मीद है
कि तमाम ऊपर की कोर्ट्स, तमाम ऊपर की अदालतें इस सजा को बहाल रखेंगी। प्रकाश सेन अगर 4 साल तक सड़कों पर चप्पल न चटकाते, 4 साल तक सारे संबंधित लोगों के चक्कर न लगाते, तो उनके बेटे को कभी न्याय न मिलता। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जितने मामले थानों पर लड़का लड़की से संबंधित आते हैं, औरत मर्द से संबंधित आते हैं, जरूरी नहीं है कि लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए। सिर्फ ऐसे ही मामले, घर की कोई महिला घर का सामान लेकर भाग जाए, घर की कोई महिला के दुराचरण की कोई शिकायत कहीं पहुंच जाए, यानी महिला पुरुष के ऐसे मामले जिसमें परिवार को बदनामी का डर रहता है, महिला के परिवार को, पुलिस उसका बहुत शोषण करती है। जिन जिन लोगों ने 363-66 आईपीसी के मुकदमे लिखवाए होंगे कि मेरी लड़की को फलां भगा ले गया, चाहे वो खुद भी भागी हो, लेकिन लड़की वाला यही लिखाता है कि अपहरण करके ले गया, उसके साथ थाने पर क्या क्या व्यवहार होता है वो अच्छी तरह जानते हैं। वो खुद पता लगाते हैं कि साहब लड़का कहाँ पर है। उनके नात हित रिश्तेदार गाड़ियों से दूर दूर रिश्तेदारियों में ढूंढते रहते हैं। अगर कहीं पता लग जाता है तो फौरन भागकर थाने पर आते हैं कि साहब फलां जिले में फलां मोहल्ले में वो देखी गई है या वो लड़का देखा गया है, आप जल्दी से दबिश डालकर उसे बरामद कर लीजिए। पुलिस कहती है कि इतना हम फ्री नहीं है, गाड़ी लेके आओ, तेल का पैसा दो, हमारे साथ चलो पहचानने के लिए, तब हम चलेंगे, हमारे पास 100 दूसरे काम हैं। खाली लड़का लड़की के चक्कर में के लिए हम यहाँ थाने पर बैठे हुए हैं। इस तरह के भाषण, इस तरह के डायलॉग लड़की वाले को, ये पुलिस वाले, वो जानते हैं कि कहीं कहेगा नहीं क्योंकि इसकी बदनामी होगी, ये किसी को बताएगा नहीं। ये 10 बार हमारे ही पैर पकड़ चुका है कि साहब ऐसा कुछ करिए कि किसी को पता न लगे, चुपचाप हमारी लड़की मिल जाए, हमें किसी कार्रवाई की भी जरूरत नहीं है। और इसी अविश्वास के कारण जो लोग इस वर्किंग को जानते हैं, जब किसी का परिजन पुलिस उठा कर ले जाती है, गिरफ्तार करके ले जाती है, घर से ले जाती है, तो उसके परिवार वाले पीछे पीछे गाड़ी से जाते हैं कि रास्ते में कहीं कोई ड्रामा ना हो जाए। इतना अविश्वास है पुलिस पर। और अविश्वास क्यों न हो, आज की घटना में जो पुलिस ने किया है, बिल्कुल अविश्वास होना चाहिए वर्दी के लोगों पर। हालांकि ये भी सही है कि एक व्यक्ति के आचरण से पूरे विभाग को नहीं नापा तौला जा सकता, लेकिन इसका अपोजिट भी एक मुहावरा है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति के कृत्य से सारे वर्दी वालों पर आंच आती है, अविश्वास होता है। और मैं आपसे भी कहूंगा, किस्सा कोई परिवार से, पहली बात तो ये, लड़का लड़की के मामले में पुलिस को सबसे बड़ा ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी के परिजन को लेकर आप न जाएं। लड़के वाले मौजूद हैं, वो आपको उन्होंने गाड़ी उपलब्ध करा दी, तेल डलवा दिया, तो उनको साथ न ले जाएं। आप पहचानने की जरूरत हो तो किसी एक आदमी को ले जाएं, उसकी प्रॉपर तलाशी ले लें कि वो कोई तमंचा, कारतूस, पिस्टल तो जेब में नहीं रखे, क्योंकि उस समय इतना गुस्सा होता है। और आप ले ही क्यों जाते हैं? और लड़का लड़की दोनों को आप बिठा लेंगे एक साथ तो हो सकता है, और परिजन भी सारे उसी में ठूंसे हुए हैं, तो लड़की के परिजन होंगे तो लड़के को मारेंगे, और लड़के के परिजन होंगे तो लड़की को मारेंगे। जब आपने लड़का लड़की बरामद कर लिया था तो उनके परिजनों को वहीं छोड़ देते, वो अपने साधन से आते, पैसे वाले थे, गाड़ी से आते, बस से आते, ट्रक से आते, किराए की टैक्सी लेकर आते,
क्या जरूरत थी उसे गाड़ी में लेके जाने की? तो मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से कहूंगा, अगर किसी के साथ इस तरह की बात होती है तो कृपा करके आप उसका वीडियो जरूर बना लें। कौन से लोग उसे लेने आए हैं, उनके पास वैध गिरफ्तारी का प्रपत्र है कि नहीं है। चलिए मान लिया वो इतनी जल्दी में थे कि वो सर्च वारंट नहीं लेके आए, तो एफआईआर है कि नहीं है। अपने थाने से उसको वेरीफाई करा लीजिए कि साहब ये राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, फलां जगह से पुलिस वाले आए हैं, फलां को लेके जा रहे हैं, ये एक एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं। वो तुरंत चेक करके बता देंगे कि एफआईआर सही है कि फर्जी एफआईआर लेके आ रहे हैं। और जो भी आ रहा है, आपको वीडियो बनाने से कोई नहीं मना कर सकता, क्योंकि पुलिस की गिरफ्तारी का कार्य ये वैधानिक है। वो वैधानिक कार्य कर रहे हैं तो आप कैसे अवैधानिक करेंगे? और अब तो हर चीज, सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, सीआरपीसी की सारी प्रोसीडिंग्स कैमरों की निगरानी में होती है। आपके यहां से कोई किसी को ले जा रहा है, आपको अनजान आदमी उसकी गाड़ी में दिखाई देते हैं, आप वीडियो बना लें। और यकीन करिए, अगर आप वीडियो बना लेंगे, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, या साथ में बैठा कोई व्यक्ति उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा। इसलिए आप अपनी सेफ्टी रखें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। पुलिस को जो कानूनी काम है उनका वो करने दें, लेकिन अगर उनके मन में मंशा है गैर कानूनी काम करने की, तो उसका बचाव भी इस तरह के वीडियो, फोर्स आई है, किसी को ढूंढ रही है, घर में घुसी, आप वीडियो बना लें। वो मना करेंगे, क्यों वीडियो बना रहा है कि साहब आप अपना काम करिए, हम आपको काम से रोक तो नहीं रहे हैं। आप जिसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, जो सर्च करना चाहते हैं, कर लें। हम भी अपनी सुरक्षा के लिए आपका वीडियो बनाकर रखेंगे। नहीं मना कर सकते वो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी है उस पिता की जिसने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए 4 साल तक संघर्ष किया। वो यूपी पुलिस से लेकर एमपी पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। उसी पिता की जुबानी सुनिए ऑनर किलिंग की कहानी। वो तो जब उनको वहाँ से जब पुलिस को सुपुर्द किया, कहा कि जो वहाँ पर पकड़े गए थे, फिर इसके बाद बानपुर थाने की पुलिस गई, उनने दरोगा जी के उनको सुपुर्द किया। उनने रास्ते में आन के उनको मार डाला। उनके परिवारजनों ने और पुलिस वाले दिख गए। तो उनने खुद से सारा इन लोगों ने उसको मरवा दिया रास्ते में। इसके बाद तो हमें मालूम पड़ा नहीं। जी। फिर जब मालथोन थाने से हमारे पास फोन आया, इसके बाद हम गए। ऐसा होगा नहीं, और फिर उसमें बाद न्याय जांच हो गई नहीं। इसके बाद दूध का दूध और पानी को पानी हो गया। तो हम तो आधे पागल वैसा ही हो गए। जा कहो कि अपन बाद न्याय जांच हो गई और हमें न्याय मिल गया। मृतक के पिता ने जब मामले में आरोप लगाए तो सागर एसपी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कराए। मजिस्ट्रियल जांच हुई तो परत दर परत उत्तर प्रदेश पुलिस के नुमाइंदों और लड़की के परिजनों की पोल खुल गई, जिसमें साबित हुआ कि युवक की मारपीट कर हत्या की गई थी। आखिरकार 1 नवंबर 2022 को कोर्ट ने 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एसआई और आरक्षक भी शामिल हैं, को दोष सिद्ध किया गया, आजीवन कारावास का दंड दिया गया तथा अन्य 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी किया गया है। दरअसल शिवराम को ललितपुर के बानपुर में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो गया था। दोनों घर से भाग निकले और यही वजह शिवराम की मौत का कारण बनी। जितेंद्र तिवारी, दैनिक भास्कर, सागर।